नमस्कार दोस्तों। आज अपन यहाँ पे एक ज्योग्राफी की सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें फिजिकल वाली जो ज्योग्राफी है, जियोमॉर्फोलॉजी है, जिसमें अपनी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का टॉपिक होता है। आपकी ज्वालामुखी होता है, भूकंप होता है, या पवन, हिमानी वगैरह अफवाह तंत्र वाले में जो होता है, ये चट्टानें होती हैं। ये ऐसे कॉमन टॉपिक हैं जहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन इन हर एक टॉपिक से कम 20 से 25 या 20 से 30 क्वेश्चन डेली लेके आएंगे। आज का जो अपना फर्स्ट टॉपिक है ना, वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, मतलब इंटीरियर जो है ना अर्थ का, उसके बारे में अपन 15 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो इसके अंदर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वो आपका दे रखा है कि पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर घनत्व बढ़ने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? कि पृथ्वी के जैसे जैसे अपन अंदर की तरफ जाते हैं तो घनत्व क्यों बढ़ता है? तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो है कि फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि भारी तत्वों का केंद्र की ओर संकेंद्रण होना, ये दे रखा है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है गुरुत्वाकर्षण में कमी होना। तीसरा ऑप्शन तापमान में वृद्धि होना। चौथा ऑप्शन भूकंपीय तरंगों का प्रभाव। तो पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर घनत्व क्यों बढ़ता है, उसका जो राइट आंसर है वो है भारी तत्वों का केंद्र की ओर संकेंद्रण। ये क्योंकि पृथ्वी का जो केंद्र वाला जो भाग है ना, यहाँ पे आपका इसको निफे बोला जाता है। और निफे का मतलब हो गया निकेल और आपका फेरस, यानी यहाँ पे निकेल और लोहा पाया जाता है, ये भारी तत्व होते हैं। तो यहाँ पे जो घनत्व बढ़ रहा है ना, वो भारी तत्वों के कारण बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना दे रखा है सेकंड, वो दे रखा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी मानी जाती है? अब यहाँ पे देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। पृथ्वी के आंतरिक स्रोत है ना, या आंतरिक पृथ्वी के अंदर की जो चीजें जानने के लिए दो स्रोत हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष होता है। तब प्रत्यक्ष के अंदर आपके दो आते हैं, जिसमें एक ज्वालामुखी होता है और एक आता है आपका, जो अपन प्रत्यक्ष रूप से जो खुदाई करते हैं ना, वो आती है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी मानी जाती है? तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है ना, ज्वालामुखी उद्गार, ठीक है। लेकिन अगर सर्वाधिक प्रमाणिक स्रोत पूछे आपको कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का सर्वाधिक प्रमाणिक स्रोत क्या है, तो वहां पे आपकी भूकंपीय तरंगे आएंगी। लेकिन यहाँ पे अगर पूछ रहा है कि भूमिका किसकी मानी जाती है, तो वो आपके ज्वालामुखी उद्गार की मानी जाती है, क्योंकि ज्वालामुखी उद्गार के साथ में खुदाई वाला ऑप्शन भी है। और ये जो अपना आर्कटिक महासागर वाला जो कोला प्रायद्वीप है, वहां पे अपन ने अभी तक 12 किलोमीटर तक की ही खुदाई की है, 12 किलोमीटर से नीचे अपने को पता नहीं है अभी तक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ना, वो इसका है ज्वालामुखी उद्गार। थर्ड क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है आपका, यदि किसी स्थान पर एस तरंगे नहीं पहुंचती है, तो आप क्या निष्कर्ष निकालोगे कि भाई एस तरंगे यहाँ पे क्यों नहीं पहुंच रही? तो ऑप्शन में दे रखा है कि तापमान कम है, द्रव अवस्था का क्षेत्र है, या दबाव कम है, या ठोस पदार्थ है। आप यहाँ पे ये मान के चलिए कि ये जो अर्थ है, इसके अंदर आपका ये वाला जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन है आपका कोर का, ये कोर का भाग है। अब यहां से लेके इसके दो दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है आपका आंतरिक कोर और एक होता है आपका बाह्य कोर। जो अंदर वाला पोर्शन होता है ना, वो है होता है आपका ठोस अवस्था में, और जो बाहर वाला होता है ना, वो आपका होता है तरल अवस्था में। और जो अपनी एस तरंगे है ना, वो तरल अवस्था में जो भी पदार्थ है ना, उसमें नहीं जाती। जबकि पी तरंगे होती है ना, वो तीनों जगह गति करती हैं, चाहे आपका गैस वाला हो, तरल हो, या ठोस हो। एकमात्र तरंग है पी तरंग, जो सब जगह गति करती है। लेकिन एस वाली है ना, वो तरल जो पदार्थ वाला जो पोर्शन ना, उसमें नहीं जाती। तो यहां से जो इसकी जो गति शुरू होती है ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये आंतरिक वाला, ये तरल अवस्था में है। तो एस तरंगे यहां तक पहुंचती हैं, उसके बाद ये घूम जाती हैं, जबकि आगे जो जाती है ना, वो पी तरंगे जाती हैं। तो एस तरंगे आपकी कोर जो पार्ट है ना, उसका जो बाह्य कोर कोर वाला है, उसमें नहीं जाती। यहाँ की जो आप देखो ना कि 2900 किलोमीटर, अगर आपको कोई ये पूछे ना कि कितने किलोमीटर तक जाती हैं एस तरंगे, तो वो 2900 किलोमीटर तक जाती हैं। 2900 किलोमीटर के नीचे एस तरंगे नहीं जाती। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका द्रव अवस्था, क्योंकि द्रव अवस्था है ना, वहां पे एस तरंगे नहीं पहुंच पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है फोर्थ नंबर का, वो आपका दे रखा है कि पृथ्वी के आयतन का सर्वाधिक भाग किस परत में पाया जाता है? यहाँ पे आप क्वेश्चन को गौर से पढ़ना, कि पृथ्वी का आयतन पूछा है, कि आयतन का सर्वाधिक भाग। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि आंतरिक कोर में, भूप्रपाटी में, मेंटल में, या बाह्य कोर में। तो पृथ्वी के आयतन का जो सर्वाधिक भाग पाया जाता है ना, वो आपको पाया जाता है मेंटल वाले भाग में। एक होता है आपका आयतन और एक होता है आपका द्रव्यमान।
तो आयतन जो मेंटल का आयतन है ना वो है आपका 83.5%। ठीक है। और आपका जो द्रव्यमान वाला पोर्शन है ना वो है आपका 67.8%। तो मेंटल का अगर आयतन भी पूछे तो भी ज्यादा है और मेंटल का अगर द्रव्यमान पूछे तो भी ज्यादा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है वो आपका मेंटल। अगला क्वेश्चन जो 4-5 नंबर का क्वेश्चन है वो है आपका मोहरोविशिक अशांतत्य। मतलब ये डिसकंटिन्यूटी होती है पृथ्वी के अंदर जाते हैं ना वैसे वैसे। तो मोहरोविशिक जो अशांतत्य है ना उसका महत्व क्या है, या ये पूछ लेते हैं कि मोहरोविशिक जो अशांतत्य होता है ना वो कहाँ पर पाया जाता है, कौन सी परत के पास पाया जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है भूप्रपटी और मेंटल की सीमा, यहाँ पाया जाता है। दूसरा दे रखा है बाह्य व आंतरिक कोर की सीमा। तीसरा दे रखा है मेंटल और कोर की सीमा। और चौथा आपका दे रखा है ऊपरी व निचले मेंटल की सीमा। तो यहाँ पे जो मोहरोविशिक है ना वो आपका पाया जाता है भू प्रॉपर्टी और मेंटल वाली जो सीमा है ना इसमें। क्योंकि भू प्रॉपर्टी वाली जो ये होता है ना तो इसमें क्या होता है ऊपर वाली में ये भू प्रॉपर्टी का पार्ट है, इसके दो पोर्शन होते हैं। इसमें जो ऊपर वाला जो होता है ना इसके और इधर वाले इसके नीचे वाले के बीच में जो होता है ना यहाँ पे कोनार्ड पाया जाता है, कोनार्ड अशांतत्य। और यहाँ पे आपको पाया जाता है मोहरोविशिक। तो मोहरोविशिक अगर आप देखो ना तो ये आपकी ये समझो कि 30 किलोमीटर पे होती है। और ये जो कोनार्ड वाली होती है ना ये 15 से लेके आप 15 या 16 मान के चलो 15 या 16 किलोमीटर होती है, वहां पे आपकी कोनार्ड होती है। और जो मोहो अशांतत्य होता है ना वो आपका 30 किलोमीटर होता है। और ये अगर देखा जाए ना तो भू प्रॉपर्टी और मेंटल के बीच में पाया जाता है। या फिर अगर ये नहीं दिया वो तो आपकी निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल इन दोनों के बीच में पाया जाता है। लेकिन मोहरोविशिक अगर नाम आ जाए ना तो ये समझना कि सेकंड नंबर की है ऊपर से कोनार्ड, और कोनार्ड के बाद मोहो ये है। तो ये आपकी भू प्रॉपर्टी और मेंटल उन दोनों की सीमाएं पाया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है 6 नंबर का वो दे रखा है कि सही सुमेलित युग्म चुनिए इनमें से। एक में दे रखा है सियाल जिसके अंदर ऐसे बोल रहे हैं कि निकेल और लोहा पाया जाता है। दूसरा दे रखा है आपका सियाल जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। तीसरा दे रखा है आपकी सीमा जिसमें यह दे रखा है कि सिलिका और एल्यूमिनियम पाया जाता है। तीसरा चौथा दे रखा है आपका निफे जिसमें आपका निकेल और लोहा पाया जाता है। तो इसमें सही सुमेलित क्या है, इसमें है आपका सही सुमेलित डी ऑप्शन निकेल। निकेल का होगा निकेल और फेरस यानी निकेल और लोहा। सियाल जो होता है ना, अब यहाँ पर आप ये देखिए कि जो सियाल वाला जो पोर्शन है ना यहाँ पे सियाल वाले के अंदर पाया जाता है सिलिका और एल्यूमिनियम। ये जो है ना ये वाला ये सिलिका और एल्यूमिनियम है ना यहाँ पाया जाता है। और सीमा होती है ना उसके अंदर आपका सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है, ये यहाँ पाया जाता है। निफे होता है उसके अंदर आपको पाया जाता है निकेल और लोहा। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है ना इसका वो है आपका निफे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है 7 नंबर का वो दे रखा है कि महासागरीय भूप्रपट्टी की तुलना में महाद्वीपीय भूप्रपट्टी बताइए। महासागरीय भूप्रपट्टी की तुलना में महाद्वीपीय भूप्रपट्टी पूछा है। कम घनी होती है, अधिक घनी होती है, कम मोटी होती है या बेसाल्ट से निर्मित होती है। बेसाल्ट से निर्मित होता है ना वो होता है आपका महासागरीय प्रपट्टी। कम मोटी होती है, कम मोटी होती है ना वो आपकी होती है महासागर वाली। महासागर के अंदर आप देखो ना तो 5 किलोमीटर तक की गहराई होती है। लेकिन महाद्वीपीय होती है ना वो आपकी अलग अलग होती है। जैसे कहीं पे आपकी एवरेज देखा जाए तो 30 किलोमीटर होती है। जैसे आप नवीन वल्लित पर्वत पूछें तो उनके नीचे आपकी 50 किलोमीटर तक चली जाती है। और अगर आपको हिमालय वाला पोर्शन देखना है तो हिमालय वाले पोर्शन में आपकी ये चली जाती है 70 किलोमीटर तक। ऐसे होता है ये। तो महासागरीय भूप्रपट्टी की तुलना में महाद्वीपीय भूप्रपट्टी पूछी है ना तो ये अधिक घनी होती है। क्योंकि महाद्वीपीय जो भूप्रपट्टी होती है ना उसकी जो मोटाई होती है वो महासागरीय भूप्रपट्टी से ज्यादा होती है। तो इसके अंदर अधिक घनी होती है। ये बी वाला जो ऑप्शन है ना ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो 8 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि सबसे विश्वसनीय अप्रत्यक्ष स्रोत कौन सा है। अब यहाँ पे जो मैंने आपको ज्वालामुखी वाला जो भूकंप वाला बताया था उस क्वेश्चन से आप इसको रिलेट कर लेना। सबसे विश्वसनीय अप्रत्यक्ष स्रोत पूछा है तो इसके अंदर खदान होती है, ज्वालामुखी पदार्थ होता है, उल्कापिंड होता है या भूकंपीय तरंग होती है। इसमें आपका जो राइट आंसर है वो भूकंपीय तरंगे होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन दे रखा है 9 नंबर का वो दे रखा है गुटेनबर्ग अशांतत्य के बीच स्थित है। तो गुटेनबर्ग जो अशांतत्य है ना इसके अंदर जो ऑप्शन दे रखे हैं वो दे रखे हैं आपके बाह्य और आंतरिक कोर के बीच, मेंटल और बाह्य कोर के बीच,
क्रस्ट और मेंटल के बीच, या ऊपरी और निचला मेंटल है उसके बीच। तो गुटेनबर्ग कहाँ पाया जाता है? देखो, अगर आपसे सीधा सीधा पूछे ना गुटेनबर्ग के बारे में, तो ये आपका 2900 किलोमीटर पे पाया जाता है। ठीक है। अब 2900 किलोमीटर पे क्या होता है? मेंटल और कोर। तो इसका जो राइट आंसर देखा जाए तो वो ये है। लेकिन मेंटल के अंदर भी अगर पूछा जाए ना कि तो ये निचली मेंटल भी आ सकती है और मेंटल भी आ सकता है, दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है कि मेंटल या आपका कोर है उसके बीच में पाई जाती है, या आपकी निचली मेंटल या जो बाह्य कोर है उसके बीच में पाई जाती है। तो इनमें से कोई भी आंसर में दिया हुआ हो सकता है। यहाँ पे जो दिया हुआ है ना वो मेंटल और बाह्य कोर, ये दो दिए हुए हैं, तो इनके बीच में पाया जाता है। तो यहाँ पे जो गुटेनबर्ग जो ऐसा तथ्य है ना, इसमें जो राइट आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन जो 10 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, वो दे रखा है कि पृथ्वी के कोर में मुख्यतः कौन से तत्व पाए जाते हैं? कोर, कोर का मतलब मैंने थोड़ी देर आपको बताया था, निफे वाला, जिसके अंदर आपको मैंने निकेल बताया था और एक बताया था मैंने आपको फेरस। तो कोर में पूछा है। अब फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है मैग्नीशियम और सिलिकॉन, आपको पता है कि नहीं पाया जाता। लोहा और निकेल, सिलिकॉन व ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। अब पृथ्वी का जो कोर वाला पोर्शन है ना, उसके अंदर आपका निकेल और लोहा ये पाया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है इसका वो है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 11 नंबर का दे रखा है, वो दे रखा है कि बाह्य कोर द्रव अवस्था में होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्टेटमेंट कौन सा सही है और कौन सा गलत। तो बाह्य कोर है वो आपका द्रव अवस्था में होता है, राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे इस तरंगे नहीं पहुंच पाती। थोड़ी देर पहले अपन ने पहले क्वेश्चन में अपन ने डिस्कस किया था इसको। दूसरा जो ऑप्शन दे रखा है वो आंतरिक कोर ठोस अवस्था में होती है। तो भाई यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही हैं। सी ऑप्शन जो है ना, एक और दो दोनों सही हैं। बाह्य कोर द्रव अवस्था में होती है और आंतरिक कोर है वो ठोस अवस्था में होती है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है ना वो है आपका सी, एक और दो दोनों। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन 12 नंबर का दे रखा है, वो आपका रेप्टी असांतत्य के बारे में दे रखा है कि रेप्टी असांतत्य ना वो मतलब कौन सी परत है उनको विभाजित करती है। तो अपन ने यहाँ पे गुटेनबर्ग के बारे में पढ़ लिया, अपन ने यहाँ पे मोहरोविसिक के बारे में पढ़ लिया, अपन ने कोनार्ड के बारे में पढ़ लिया। अब आती है रेप्टी। रेप्टी जो होती है ना वो आपकी 700 किलोमीटर के ऊपर आती है, पहले तो आप इसको याद रखना। ठीक है। अब 700 किलोमीटर पे क्या होता है कि जो मेंटल वाला पोर्शन होता है ना उसके दो पार्ट किए हुए होते हैं, एक ऊपरी मेंटल और एक आता है आपका निचली मेंटल। तो ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के जो बीच में जो पोर्शन है ना 700 किलोमीटर वाला, वहां पर आपका रेप्टी असांतत्य पाया जाता है। तो अगर इसका राइट आंसर अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसके अंदर आता है आपका मेंटल। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है 13 नंबर का, वो दे रखा है निफे शब्द किस भाग से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आपको बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि इसके बारे में अपन बहुत बहुत डिस्कस कर चुके। तो यहाँ पे जो सीधा सीधा आपका जो आंसर है वो है आपका कोर, जिसमें निकेल और फेरस पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन जो 14 नंबर का दे रखा है, वो दे रखा है कि आंतरिक कोर ठोस क्यों होती है। आप इनको ध्यान से देखना कि आंतरिक कोर ठोस होती क्यों है। भाई एक कोर होती है, कोर के दो पोर्शन होते हैं। जैसे कोर दे दिया तो इसके आपने दो पोर्शन कर दिए, एक आंतरिक बाह्य कोर और एक आंतरिक कोर। अब ये पूछ रहा है कि आंतरिक कोर होती है ना ये वाली, ये ठोस क्यों होती है? भूकंपीय तरंगों के कारण होती है, गुरुत्वाकर्षण का अभाव होता है इसलिए होती है, या अत्यधिक दबाव होता है, या तापमान कम होता है तब होती है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ना वो है अत्यधिक दबाव के कारण होती है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज देखने की जरूरत है कि दबाव वाला जो इसमें दे रखा है ना, तो यहाँ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दबाव वाला सही है। लेकिन अगर देखा जाए ना कि ठोस क्यों होती है, तो इसमें आपके निकेल और फेरस जैसे लोहे जैसे भारी तत्व पाए जाते हैं, जो चुंबकत्व गुण को दर्शाते हैं, जो पृथ्वी की रेजिडिटी होती है ना उसको दर्शाते हैं, स्थिरता को दर्शाते हैं। क्योंकि दबाव वाला जो पोर्शन आता है ना वो ज्यादा काम नहीं करता, वो 8-9 किलोमीटर तक ही काम करता है, उसके बाद दबाव है वो ज्यादा काम नहीं करता है। तो यहाँ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये आंसर ठीक है। लेकिन अगर इसके अलावा दूसरा भी आ जाए ना तो भी आपको वो देखना है क्योंकि वहां पे भारी तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके अंदर दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन है जो आज का, वो दे रखा है कौन सा कथन गलत है। सियाल महाद्वीपीय भागों में प्रमुख है। सियाल, सीमा और निफे, तीन पोर्शन बना दिया ना, ये सियाल, ये सीमा और ये निफे, तीन पोर्शन बना दिए। तो यहाँ पे ऐसे बोल रहा है कि सियाल है वो महाद्वीपीय भागों में प्रमुख होता है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है कोर मुख्यतः निकेल और लोहे से बना हुआ है, ये भी ठीक है।
भूप्रपटी पृथ्वी के आयतन का सबसे बड़ा भाग है। भूप्रपटी जो होती है ना, वो पृथ्वी के आयतन का सबसे बड़ा भाग है। भाई सबसे बड़ा भाग अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था, मेंटल था, जिसमें आयतन और द्रव्यमान थे। तो यहाँ पे भूप्रपटी कैसे हो सकती है? सीमा महासागरीय भागों में प्रमुख है। बिल्कुल सही है, सियाल सीमा नहीं पे। तो यहाँ पे ये भी सही है। यहाँ पे जो राइट आंसर उन्होंने जो यहाँ पे गलत पूछा है, तो वो है आपका सी ऑप्शन। भूप्रपटी पृथ्वी के आयतन का सबसे बड़ा भाग है, ये गलत है। तो आज के अपने जो 15 क्वेश्चन है ना, वो कंप्लीट हो गए हैं। आज का चैप्टर अपन यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।